Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 15 of chapter number 6 molecular basis of inheritance. Up to the previous session हमारा डिस्कशन हुआ था जेनेटिक कोड से रिलेटेड, कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स है. नेक्स्ट पॉइंट है म्यूटेशन और जेनेटिक कोड के बीच में क्या रिलेशन है. तो सिंपली म्यूटेशन का मतलब है एनी टाइप्स ऑफ चेंजेस. तो ये चेंजेस और जेनेटिक कोड के बीच में रिलेशनशिप क्या है. सो रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय द म्यूटेशन स्टडीज. तो म्यूटेशन को स्टडीज करके जीन या तो डीएनए के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. सो म्यूटेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है. सो म्यूटेशन इज द ऑल्टरेशन, चेंजेस, मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय एनी रीजन. चलो एक सीक्वेंस थी ATGC, इसमें से जो mRNA बनेगा तो वो mRNA, तो A के अगेंस्ट में U, T के पास A, G के पास C, C के पास G, और उसमें से बनने वाला प्रोटीन A टाइप का mRNA और A टाइप का प्रोटीन, ये सीक्वेंस में से बनेगा. पर अगर वो सीक्वेंस के अंदर मैं कुछ स्लाइटली चेंज कर दूं कि भाई AGTC हो गया, तो उसमें से कौन सा mRNA बनेगा. तो mRNA जो बनेगा वो होगा UCAG, B टाइप का mRNA बना, एंड उसमें से बनने वाला प्रोटीन, तो वो प्रोटीन भी कोई अलग टाइप का होगा. So alteration of DNA sequence from one form to another form because of any reason, जिसकी वजह से पर्सन का फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है और जीनोटाइप भी अल्टीमेटली चेंज हो जाता है. सो म्यूटेशन और उससे रिलेटेड इफेक्ट क्या है डिटेल में आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 के अंदर सब कुछ मैंने डिस्कस करवाया हुआ. सो इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेक्शन आर इजी टू कंप्रहेंड. अगर कोई पोर्शन डिलीट हो जाता है या तो कोई पोर्शन का एडिशन हो जाता है, तो एडिशन और डिलीशन के बाद सेगमेंट जो डीएनए का है उनके रीअरेंजमेंट को समझना एकदम इजी है. अब मे बी पॉसिबल है वो या तो सेगमेंट लॉस होगा या तो सेगमेंट गेन होता है, तो इट मे बी रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन एंड सो ऑन फंक्शंस. बट आपको प्रीवियस चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर. पॉइंट म्यूटेशन का सिंपल मतलब है चेंजेस इन अ सिंगल पॉइंट ऑफ बेस पेयर, कि जो भी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस की एक ही पॉइंट के अंदर अगर बेस पेयर में चेंजेस होता है तो वो एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का. और पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिकल एग्जांपल, सो क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज द चेंज इन सिंगल बेस पेयर in the gene of beta globin chain that result in the change of amino acid residue from glutamate to valine. अब हीमोग्लोबिन के अंदर आपको पता है दो चेन होती है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन. बीटा चेन, बीटा प्रोटीन की जो चेन है उसके अंदर नॉर्मली 7 एमिनो एसिड्स होते हैं. 7 एमिनो एसिड्स में 6 नंबर पे नॉर्मली होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, पर एक सिंगल बेस पेयर में चेंजेस होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन सा एमिनो एसिड आके बैठ जाता है, वेलाइन, ताकि आरबीसी का शेप जो बाइकॉनकेव स्पेरिकल था उसकी जगह पे सिकल जैसा हो जाता है. तो ये पूरा उसका अरेंजमेंट है. किस तरह से ये प्रोसेस पूरी कंट्रोल होती है, तो ये आपको दिख रहा है नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए का जीन 5 to 3 GAG, 3 to 5 CTC. सिकल सेल हीमोग्लोबिन एस, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन के जीन में एक चेंज हो जाता है, ये ए की जगह पे कौन आके बैठ जाता है, टी. तो टी की जगह पे ए होगा, तो 3 to 5 को यूज करके हम लोग mRNA बनाएंगे. तो mRNA नॉर्मल में बनेगा GAG और एबनॉर्मल में GUG बनेगा. तो ये एमिनो एसिड की बीटा ग्लोबिन चेन की सीक्वेंस है जिसमें नॉर्मली 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होता है, पर यहाँ पे 6 नंबर पे कौन सा एमिनो एसिड आके बैठ जाता है, वेलाइन नाम का एमिनो एसिड. सो इसकी वजह से जो कंडीशंस क्रिएट होती है उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया. तो आरबीसी का जो शेप है वो शेप पूरा
चेंज हो जाता है कि भाई राउंड बाइकोनकेव शेप था, उनमें से आरबीसी का शेप कैसा हो जाएगा, सिकल शेप का। सो इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट, पॉइंट म्यूटेशन की इफेक्ट वेदर इट इज फॉर इंसर्शन और डिलीशन a base in structural gene can be better understood by following simple example। अब जब भी पॉइंट म्यूटेशन के अंदर इंसर्शन या तो डिलीशन किया जाता है तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ। सो कंसीडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स ईच हैविंग 3 लेटर्स लाइक अ जेनेटिक कोड। एक सेंटेंस आपको नीचे दिया हुआ है, राम हैज रेड कैप। तीनों लेटर्स मिलकर के ये एक पूरा वर्ड बन रहा है जैसे कि जेनेटिक। तो पूरे सेंटेंस के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर जितने भी वर्ड है, हर एक वर्ड आपको दिख रहा है 3-3 लेटर से बना हुआ, जैसे जेनेटिक कोड होता है। अब आप एक एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे कि आपको करना क्या है, इंसर्ट कैपिटल बी इन बिटवीन हैज एंड रेड एंड रीअरेंज द स्टेटमेंट। तो चलो आप एक काम करो, हैज और रेड के बीच में क्या डालोगे आप, कैपिटल बी। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, तो भाई राम हैज, अब आपको बी डालना है, तो बी आर ई डी सी ए और पी। तो इसका कुछ मीनिंग निकल रहा था, ये सेंटेंस का कोई मीनिंग आपको निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। चलो आपने अभी एक लेटर इंसर्ट किया था, अब आप एक काम करो, दूसरा लेटर इंसर्ट करो। तो 2 लेटर इंसर्ट करो, बी एंड आई, सेम प्लेस पे। तो स्टेटमेंट क्या होगा कि राम हैज, आपको क्या इंसर्ट करना था, बी एंड आई। तो बी आई इंसर्ट करने के बाद आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या दोगे, तो भाई आर ई डी सी ए पी। तो अभी भी ये सेंटेंस का आपको कोई मतलब निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक लेटर इंसर्ट किया फिर भी नो मीनिंग, 2 लेटर आपने इंसर्ट किए फिर भी नो मीनिंग। अब आप एक काम करो, 3 लेटर सेम प्लेस पे इंसर्ट करो, और वो 3 लेटर कौन से इंसर्ट करने आपको, बिग। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राम हैज, क्या ऐड करना है, बी आई जी, बाकी का सेम होगा, राम हैज बिग रेड कैप। तो एट अ टाइम अगर आप एक प्लेस पे 3 लेटर इंसर्ट करते हो तो शायद सेंटेंस का मीनिंग कुछ निकल रहा है। सेम एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है बाय डिलीटिंग दी आर ई डी, रेड आपको निकालना है 1 by 1 एंड रीअरेंज द स्टेटमेंट टू मेक अ ट्रिपलेट वर्ड। तो आपको क्या निकालना है, ये आर ई डी। तो आर ई डी निकालने के लिए 1 by 1 कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए पहले आप निकालोगे रेड। तो राम हैज, पहले चलो आर निकालो, तो क्या बनेगा, ई डी सी ए पी, विदाउट मीनिंग सेंटेंस हो गया। अब आप ई निकालो, तो नेक्स्ट बनेगा राम हैज डी सी ए और पी, विदाउट मीनिंग। अब आप एक काम करो, साथ में तीनों निकाल दो। तो तीनों निकालोगे तो वर्ड बनेगा राम हैज कैप। तो पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था इंसर्शन का, उसमें भी 3 लेटर आया, और दूसरा एग्जांपल किया है डिस्कस डिलीशन का, उसके अंदर भी सेम टू सेम 3 लेटर्स आए। सो कंक्लूजन फ्रॉम अबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस, वेरी क्लियर है कि इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 bases changes the reading frame from point of insertion or deletion। कि आपने एक या तो 2 बेस इंसर्ट किए हैं या तो डिलीट किए हैं, जो पॉइंट से इंसर्ट किए हैं, जो पॉइंट से डिलीट किए हैं, वहां से रीडिंग फ्रेम, अरेंजमेंट जो है, अपीयरेंसेस जो है, मीनिंग जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। सो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन आर रेफर्ड टू एज अ फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, अगर इंसर्ट किया है तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन। सो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4। तो 3 या तो उसके मल्टीपल बेसिस अगर आप इंसर्ट या तो डिलीट करते हो,
in one or multiple codon, hence one or multiple amino acids, and reading frame remains unaltered from that point onwards. कि अगर आपने एक या तो एक से ज़्यादा कोडोन के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन या तो उसके मल्टीप्लिकेशन वाले बेस या तो इंसर्ट या तो डिलीट किए हैं, तो रीडिंग फ्रेम जो होगी एमिनो एसिड के सीक्वेंस की वो पॉइंट ऑनवर्ड्स कैसे रहेगी, अनऑल्टर्ड रहती है. सो दिस आर द रिलेशन बिटवीन द म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड. नेक्स्ट वन, tRNA, ट्रांसफर RNA. ट्रांसफर RNA इज कंसिडर्ड एज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल, मतलब किसी ना किसी सब्सटेंस को अपने साथ एडेप्ट करके ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है. सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ proposition, consideration, principle of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acids. Because amino acids के पास ऐसी कोई structural speciality नहीं थी to read the code uniquely. Uniquely मीन sequence wise genetic code को read करने की capability amino acid के पास तो है ही नहीं. तो फ्रांसिस क्रिक के दिमाग में पहले से ही एक पॉइंट बहुत ही क्लियर था कि कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा है जो जेनेटिक कोड को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में 5' to 3' सीक्वेंस में रीड करता है और अपने साथ एमिनो एसिड को कंबाइन भी करता है. तो वो एमिनो एसिड तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी थी ही नहीं जिसके थ्रू वो जेनेटिक कोड को रीड कर सके. सो ही प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन अनदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक एमिनो एसिड. तो उसने एक प्रपोजल दिया कि कोई ना कोई एडेप्टर मॉलिक्यूल है जो एक हैंड से जेनेटिक कोड को रीड कर सकता है और दूसरे एंड से स्पेसिफिक एमिनो एसिड के साथ बाइंड हो सकता है. सो फाइनली वो मॉलिक्यूल, वो एडेप्टर कौन था, tRNA, ट्रांसफर RNA. उसको कभी कभार सोल्यूबल RNA के नाम से भी जाना जाता है, sRNA. was known before the genetic code was postulated. जेनेटिक कोड पोस्टुलेट हुआ उससे पहले tRNA को sRNA, सोल्यूबल RNA के लिए कंसिडर किया जाता था. हाउएवर इट्स रोल ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल वाज असाइन्ड मच लेटर. बहुत सालों के बाद पता चला कि एक्चुअल में ये एडेप्टर मॉलिक्यूल और कोई नहीं है, snRNA ही है. सो tRNA की अगर स्पेशलिटी आप देखोगे तो जब भी tRNA नाम सुनोगे तो आपको याद रखना है एंटीकोडोन. और mRNA के लिए आपको मैंने नाम क्या दिया था, कोडोन. सो mRNA के पास जो इंफॉर्मेशन है वो होगा कोडोन, और वो कोडोन के अकॉर्डिंग tRNA के पास इंफॉर्मेशन होती है, उसका नाम है एंटीकोडोन. सो tRNA के पास एक तो एंटीकोडोन लूप होता है दैट हैज बेसिस विच आर कम्प्लीमेंट्री टू द कोड. तो कोड मतलब mRNA के पास जो कोड होगा, इंफॉर्मेशन होगी, उसके कम्प्लीमेंट्री वाले बेसिस tRNA के पास होता है जिसका नाम है एंटीकोडोन. इसके अलावा इट ऑल्सो हैज एन एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच इट बाइंड्स टू द एमिनो एसिड. तो tRNA के पास एक तो एंटीकोडोन लूप है जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होगी टू द कोड, एंड दूसरा एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड होगा जहां पे एमिनो एसिड्स क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है. तो ये आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हो tRNA का. ये रहा एंटीकोडोन लूप. 3' एंड मतलब साइट ऑफ एमिनो एसिड अटैचमेंट. ये एक्सेप्टर चेन है जहां पे एमिनो एसिड को एक्सेप्ट किया जाता है. अलग अलग लूप की बात करो तो वेरिएबल लूप है, सी लूप, डी लूप. सो ये tRNA का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स. इवन ये भी आप tRNA का स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, एंटीकोडोन लूप. तो ये mRNA के पास जो कोड है, जो कोडोन है, वो कोडोन के कम्प्लीमेंट्री में tRNA के पास क्या अवेलेबल है, एंटीकोडोन है. दूसरा ये 3' एंड पे उसके पास साइट होती है, कौन सी, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट. चलो ग्लूटामिक एसिड के लिए एमिनो एसिड की अटैचमेंट साइट होती है 3' एंड के पास. तो मेन तो आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं कि tRNA के पास एक तो एंटीकोडोन लूप होगा जिसके पास एंटीकोडोन होगा, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट दी mRNA कोडोन, एंड दूसरा होगा एमिनो एसिड के लिए अटैचमेंट साइट.
Okay, now each and every tRNA are specific for each amino acid. जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं, सेम टू सेम मैनर में हर एक tRNA भी हर एक एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं. तो जब भी प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टार्ट करना होगा, सो फॉर इनिशिएशन देर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रेफर्ड एज अ इनिशिएटर tRNA. क्योंकि जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो सबसे पहला tRNA जो एमिनो एसिड को लाएगा वो tRNA का नाम है इनिशिएटर tRNA. पर मैंने एमिनो एसिड्स की बात की है, बट देर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडॉन. क्योंकि स्टॉप कोडॉन का तो काम क्या है, ट्रांसलेशन नाम की प्रोसेस को टर्मिनेट करना, स्टॉप करना. तो अगर वो प्रोसेस ही स्टॉप करने वाला है तो उसके लिए कोई भी tRNA की हमें ज़रूरत नहीं है. तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि भाई सेराइन नाम का एमिनो एसिड जब tRNA के साथ एंटीकोडोन को लेकर के आता है तो कोडोन क्या होगा, तो भाई कोडोन AGU है तो एंटीकोडोन होगा UCE. अब दूसरा कोडोन आया UAC, तो UAC के लिए एंटीकोडोन है AUG, तो एमिनो एसिड फिर से बदल गया टायरोसिन. तो ऑलवेज हर एक एमिनो एसिड्स के लिए tRNA के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं. सो इन द फिगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज बीन डिपेक्टेड अ रिप्रेजेंट दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ. फोडरग्रास के लीफ का शेप जैसा है वैसा ही tRNA का एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखेगा. एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल, थोड़ा सा प्रेस्ड किया हुआ मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड एल. उल्टे एल के जैसा tRNA का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स दिखेगा. और वी कैन से दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ. So this all are related with the relation between the mutation and genetic code as well as structure of tRNA. Thank you very much. Jai Hind.